हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एनी एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें। फ्रेंड्स, उन सभी साथियों तक हमारे के एनी एकेडमी चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो साथी CTET जनवरी 2024 को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, जिससे वो भी साथी हमारे के एनी एकेडमी चैनल से फायदा ले सके। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा में गद्यांश को लेकर के। किसको लेकर के? हिंदी भाषा में गद्यांश को लेकर के। समझते हैं कि गद्यांश है क्या, इसका अर्थ क्या है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग गद्यांश के बारे में समझते हैं। गद्यांश का अर्थ है गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले पढ़ा ना गया। यानी गद्यांश का अर्थ गद्य का ऐसा अंश है जिसे इससे पहले पढ़ा ना गया। ठीक है। गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है किसी भी विषय को समझने, उसका संपूर्ण अर्थों में विश्लेषण। यानी गद्यांश का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य ये है कि जो विषय दिया गया है उसको समझना और उसका जो संपूर्ण अर्थ है उसका विश्लेषण करना एवं भाषा संबंधी, आपका भाषा संबंधी ज्ञान कैसा है, भाषा का उपयोग क्या करते हैं, उसको परखना होता है। सही है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा अभ्यर्थियों की समझ, यानी अभ्यर्थी का समझ जो है क्या है, बौद्धिक क्षमता क्या है, अभिरुचि क्या है उसका, एवं योग्यता का परीक्षण करना भी इसका उद्देश्य है। यानी अभ्यर्थी के अंदर जो है काबिलियत क्या है, उनका योग्यता क्या है, उसका भी परीक्षण किया जाता है गद्यांश के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स। गद्यांश का जो है पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होने के कारण इन्हें पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा जो है किसी गद्य की पुस्तक या पत्रिका आदि से लिया जाता है। संभव ये भी है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्ति ने खुद ही उसकी रचना की हो। समझ रहे बात को? यानी गद्यांश का जो है पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है। जब गद्यांश का अगर पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होगा तो उससे क्या है कि किसी भी पुस्तक से लिया जा सकता है गद्य, या कोई पत्रिका हो उससे निकाल सकता है आर्टिकल। से फ्रेंड्स, संभव ये भी बनता है कि जब प्रश्न पत्र व्यक्ति बनाते हैं तो उसको अगर उसके सामने कोई अगर ऐसा आर्टिकल होगा जो उसको अच्छा लगे, वो उस आर्टिकल को ही आपके प्रश्न पत्र में दे देंगे, जो एक गद्यांश के रूप में होगा और उससे प्रश्न भी रहेंगे। सही है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं कि गद्यांश के बारे में क्या है दिया हुआ। गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यानी गद्यांश को पढ़ते समय गद्यांश के जो प्रश्न है उनका उत्तर चयन करते समय हम लोगों को कुछ बातें सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। सही फ्रेंड्स, ये सब जरूरी है, ये सब स्टेप जो है जरूरी है, जिससे आपको एग्जाम में फायदा है। ठीक है। सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को भली भांति पढ़कर, यानी सबसे पहले जो है गद्यांश को हम लोग को भली भांति बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। उसके मूल भाव को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। उसका जो भाव है, मूल है, अर्थ है, उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सही फ्रेंड्स। अब देखते हैं गद्यांश में वर्णित महत्वपूर्ण विचारों को एवं विशिष्ट शब्दों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। यानी गद्यांश के अंदर वर्णित जो महत्वपूर्ण विचार है और उसका जो विखास शब्द है उन शब्द को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए आदि। ठीक है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को पढ़ना जरूरी नहीं है, जो हमें जरूरी लगा कि हमें ये चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है उसको लेकर के हम आए। ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स गद्यांश के तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर पद्यांश लिखा गया है लेकिन एक्चुअली में गद्यांश होना चाहिए था, यानी पैराग्राफ होना चाहिए था। सही। कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। क्या कर सकते हैं? कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। दुनिया कर्म प्रधान है, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। जरूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सरल, सबल, सशक्त, प्रेमी, दानी, ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। कृत्य के बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आप फल पाएंगे। ये हम लोगों ने सुने हैं, कहावत भी सुने। कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। अगर आप पेड़ बबूल का लगाते हैं तो आप आम के बारे में सपना नहीं देख सकते हैं, आम के बारे में नहीं सोच सकते कि उस पेड़ में आम आए। ठीक है। गीता में भी कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं।
गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। यानी गीता के अनुसार जो है अपनी किस्मत को बदलने का सबसे पहला जो रास्ता है वो है कर्मठता। और सबसे बड़ा रास्ता, पहला सबसे बड़ा और सबसे पहला रास्ता है, पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। ठीक है, किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिए। यानी किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे के सहारा जीने से बेहतर और अफजल है कि हम अपने कर्म अनुसार अपूर्ण, आधा अधूरा ही जिंदगी जिए। हमारा जो कर्म है उसके अनुसार ही हम जीना सीखे। ठीक है, दूसरों के जीवन क्या है, दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या ना कर अपने जीवन से नकारात्मक यानी विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। यानी जो हमारे अंदर दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार है उन सभी विचारों को निकाल देना चाहिए और हमें सकारात्मक विचार की तरफ जाना चाहिए, जिससे हमें अपने उज्जवल भविष्य का भी फायदा मिलेगा। सही फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स पद्याश यानी पैराग्राफ के अंदर जो है प्रश्न किस प्रकार से बना है। सही फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्न हम लोग। गद्दाश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? गद्दाश में जो है कि दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? धर्म प्रधान के, कर्म प्रधान के, जाति प्रधान के, राजनीति प्रधान के। तो किस रूप का ये हुआ है फ्रेंड्स? तो पहले ही लाइन पे दिया गया है दुनिया कर्म प्रधान है। क्या है? दुनिया जो है कर्म प्रधान है। दुनिया क्या है? कर्म प्रधान है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2, दुनिया क्या है? कर्म प्रधान है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? उसके भाग्य की, उसके कार्यों की, उसके नाम की, उसके बल की। क्या है? व्यक्ति को महान बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? एक व्यक्ति कब महान बनता है? तो देखते हैं यहाँ पे दिया है, जरूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। क्या? पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। किससे? सत्य से। जो व्यक्ति सत्य से प्रेरित होकर कार्य करते हैं उसको महान बनाते हैं। तो कौन? सत्य से प्रेरित, यानी उसका जो कार्य है वही उसे महान बनाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या दिया है। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग उसके कार्यों की। क्या? उसके कार्यों की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, गद्दाश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार से प्रकाशित किया जा सकता है? अपने कर्मों की चिंता करके, कर्म के सशक्त को पहचान कर, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करके। क्या? तो हम लोगों ने लास्ट लाइन में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? लास्ट लाइन में हम लोग दूसरों के जीवन यहाँ पर पढ़े हम लोग दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता, दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या ना कर अपने जीवन से नकारात्मक यानी नकारात्मक सोच को निकाल देना है हम लोग को। विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। तो हमारी जब आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए, क्या? नकारात्मक विचार को निकाल देना। जब हम नकारात्मक विचार निकाल देंगे तो क्या होगा? हमारे सकारात्मक सोच आएगा, सकारात्मक, दूसरे के प्रति सकारात्मक भाव प्रकट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए देखते हैं। सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर। क्या करना चाहिए हमें? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को। किसी दूसरे के प्रति जीवन के साथ जीने से तात्पर्य क्या है? सुख दुख में साथ रहना, किसी को अकेला न छोड़ना, दूसरे पर निर्भर होकर जीना, पूर्ण रूप से बेहतर जीवन जीना। किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य क्या है? कि दूसरे के ऊपर निर्भर होकर जीना। क्या करना? दूसरे के ऊपर, यानी हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर होकर के अपना जीवन बिता रहे हैं, जीवन निकाल रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका तात्पर्य अर्थ होगा। ठीक है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। गद्दाश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है कर्म के प्रति निष्ठा का, सफलता के बारे में सोचना, भाग्य के अनुसार जीना, धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना। तो आपका भाग्य कब परिवर्तन होता है? तो आपका भाग्य तब परिवर्तन होगा जब आप कर्म के प्रति निष्ठा होंगे। यानी क्या कहा है? जरूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। क्या? पूर्ण निष्ठा। जब आपके अंदर पूर्ण विचार मतलब निष्ठा होगा आपके अंदर तो आप कर सकते हैं। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? पूर्ण निष्ठा होकर के। क्या? पूर्ण निष्ठा, यानी कर्म के प्रति, जो हमारा कर्म है उसके प्रति हम निष्ठावान होकर के करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। सही फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कर्मठता। कर्मठता शब्द क्या है? एक विशेषण शब्द है, एक विशेषण है,
संज्ञा है, क्रिया है। कर्मठता शब्द जो है आपका फ्रेंड्स वो एक संज्ञा है। क्या? एक संज्ञा है। सही फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। में रेखांकित यानी रेखांकित ये जो किस्मत है इसको जो रेखांकित किया गया है शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त हो जाए? अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है। किस्मत और भाग्य क्या है? एक ही रूप है, किस्मत भी भाग्य भी। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है। भाग्यवान, भाग्य, भाग्यहीन, भाग्यशाली। रेखांकित के स्थान पर, रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या होगा? भाग्य। कर्म से किस्मत को यानी भाग्य को भी बदला जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहां जैसा बोओगे वैसा काटोगे से तात्पर्य क्या है? जैसे बीज बोते हैं वैसा ही सफल होते हैं। ठीक है, जैसे बीज होंगे वैसा ही फल होंगे। जैसा कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है? जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा, वैसा ही हमें फल मिलेगा। सही है। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर ऑप्शन नंबर 3 को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग उन्नति का विलोम। उन्नति का विलोम शब्द क्या है? विन्नति का विलोम अवनति, पतन, अधोगति, संगति। तो उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। क्या होगा? अवनति। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग पद्यांश को। ऊपर हम लोग गद्यांश को देखे थे, अब देखते हैं हम लोग पद्यांश को। पद्यांश के बारे में यानी पोएम के बारे में पहले समझते हैं कि पोएम क्या है और किस प्रकार इसका अर्थ क्या है, और हम लोग को इसके प्रश्न को किस प्रकार से हल करना चाहिए, और किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते समय इसका हल करते समय उस प्रश्न के उत्तर का चयन करना चाहिए। सही फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम पद्यांश यानी पोएम के बारे में हम समझते हैं। पद्यांश का अर्थ ऐसी काव्य रचना से है जिसका छात्र ने इससे पहले कभी अध्ययन न किया हो। परीक्षा में पूछे जाने वाले पद्यांश किसी साहित्यकार की किसी काव्य रचना, पत्रिकाओं आदि से लिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को काव्य के मूल भाव करके समझने, उसका विश्लेषण करने, भाषा शैली आदि को पहचानने संबंधित क्षमता को परखना होता है। समझ गया फ्रेंड्स। पद्यांश का भी अर्थ वही है कि इससे पहले छात्र ने उस काव्य को नहीं पढ़ा। ठीक है, यह किसी साहित्यकार की किसी काव्य रचना, पत्रिकाओं आदि से लिया जाता है पद्यांश को, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि काव्य मूल भाव को विद्यार्थी कितना समझ पाता है, उसका विश्लेषण किस तरह से करता है, और उसका जो भाषा शैली है वो भाषा शैली से क्षमता का क्या निकल करके आता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग पद्यांश के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना चाहिए। पद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पद्यांश के मूल भाव को समझ लेना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर को चयन करते समय मूल भाव को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम प्रश्नों को हल करेंगे, उसका उत्तर चयन करेंगे, तो उसका उत्तर चयन करते समय हमको पद्यांश यानी पोएम का जो मूल भाव है, उसका अर्थ है, उसको समझना चाहिए, उसका वो ध्यान में रखना चाहिए। सही है फ्रेंड्स। अब देखते हैं सर पोएम दिया हुआ है, पोएम हम लोग पढ़ते हैं सर। पोएम पढ़ने के बाद फिर आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, उसका उत्तर हम क्या चयन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। पोएम को पढ़ते हैं। हारा हूं 100 बार गुनाहों से लड़ लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूं मैं उठ उठ कर। इससे मेरा हर गुना भी मुझसे हारा। मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा। डूबा हूं हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिनकर। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी। मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। तो हम लोग पढ़ लिए क्वेश्चन पोएम को। पोएम में क्या दिया गया है कि हारा हूं 100 बार गुनाहों से लड़ लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूं मैं उठ उठ कर। इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा। मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा। डूबा हूं हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूं इस जैसा दिनकर। ठीक है, लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिनकर। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी। मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। सही फ्रेंड्स। अब इसके प्रश्न देखते हैं हम लोग। कवि ने अपनी असफलता पर विजय कैसे पाया, यानी कैसे पाई कवि ने अपने संघर्ष करके, निरंतर को संघर्ष करके, सुंदर बनकर, या गुनाह बनकर, गुनाहों को से लड़कर। ये दोनों आंसर नहीं होगा। यानी गुनाहों से लड़कर सुंदर बनकर तो नहीं होगा, संघर्ष ना करके। ऐसा तो नहीं कि कवि ने संघर्ष ही नहीं किया। क्या कहा कवि ने, यहाँ कहा ना, यहाँ पर कवि ने क्या कहा
कि हारा हूं 100 बार गुनाहों से लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूं। क्या करूं? लगातार लड़ा हूं, बारंबार लड़ा हूं, बहुत ही ज्यादा मैं लड़ा हूं, कोशिश किया हूं। मैं उठ उठकर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा। तो क्या किया है? निरंतर कोशिश किया। किसने? कवि ने निरंतर कोशिश किया है, तब वो असफलता पर सफलता का विजय लेकर के आया है। सही फ्रेंड्स। अब समझते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 को। किनारे तक आकर डूबने का अर्थ क्या है? किनारे तक, यहाँ पर तक होगा। किनारे तक आकर डूबने का अर्थ क्या है? काम तमाम होना, पर्यटन अर्थ व्यर्थ जाना, सफलता के समीप होकर सफल ना होना, हार जाना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा 3 नंबर, यानी सफलता के पास नजदीक आकर के वो असफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है। यानी एक एग्जाम दिया उसने, उस एग्जाम में 0.001% से फेल हो गया, 0.01% प्रतिशत से वो चयन होने से रह गया। तो क्या हुआ कि वो एग्जाम तो दिया, वो रिजल्ट के नजदीक भी गया, लेकिन उसे बदकिस्मती से उसे सफलता नहीं मिली। तो इसी के कहते हैं सफलता के समीप जाकर भी सफल ना होना। ठीक है। कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहता है? हार के बाद संघर्ष करना, संसार में सुखों का प्रकाश फैलाना, क्रोध में आकर आग बरसाना, उपरोक्त में सभी। तो कवि क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं। हार के बाद यानी कवि कहता है सूर्य के बाद, यानी सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहता है? सूर्य जो है हर रोज सुबह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वो कवि कहना चाहता है हार के बाद फिर संघर्ष करना, यानी जब आप हार जाते हैं, आप किसी का एग्जाम में कामयाबी नहीं मिल पाता है आपको, तो आप क्या करते हैं कि निराशा हो जाते हैं। तो आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है, हार के बाद फिर आपको संघर्ष करना है। सही फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। सही फ्रेंड्स। अब देखते हैं कवि ने अपना जीवन कैसे संवारा। कवि ने अपना जीवन कैसे संवारा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 4 का, जीत कर, खुश रहकर, सूर्य की तरह चमककर, हार ना मानकर, निरंतर संघर्ष करके। किस तरह से? जीत कर गलत आंसर, खुश रहकर गलत आंसर, सूर्य की तरह चमककर गलत, हार ना मानकर। यानी कवि ने अपने जीवन को किस प्रकार से संवारा है? कवि ने अपने जीवन को इस प्रकार से संवारा कि उसने कभी भी अपने आप को हार नहीं मारा, वो निरंतर कोशिश करते रहे, मतलब संघर्ष करते रहे। ठीक है फ्रेंड्स। असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ता, अस, लता, ओ। तो असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग जो है फ्रेंड्स वो है आपका ता। असफलता, तो प्रयुक्त उपसर्ग जो है आपका ता। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने गद्यांश और पद्यांश को पढ़े हैं और उसके गद्यांश और पद्यांश के अर्थ को भी समझे हैं। इसी प्रकार से हम लोग 2 से 4 यानी 4 से 5 क्लास ऐसे करेंगे जहां गद्यांश और पद्यांश होगा, जो उस तरह से हम लोग अपना माइंड सेप को कर लेंगे जो एग्जाम में हमारे लिए एक मदद का सबब बने। ठीक है, मदद के लिए रहे। फ्रेंड्स हमारे के एकेडमी निम्न क्लास जो उपलब्ध हैं वो है ईबीएस हिंदी के दोनों पेपर, उर्दू दोनों पेपर। जो उपलब्ध क्लासेस हैं अभी इस वक्त वो है ईबीएस हिंदी बोथ पेपर यानी दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2, उर्दू पेपर 1 एंड पेपर 2। तो फ्रेंड्स आप सभी हमारे के एकेडमी चैनल को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी बच्चे हमारे के एकेडमी से फायदा ले सके, जहां आपको पेड कोर्स की तरह ही पढ़ाया जाएगा। हर एक चीज आपको जो पेड कोर्स में मिल पाता है वो आपको हमारे के एकेडमी चैनल में भी मिलेगा। ठीक है, जहां हम एक रिसर्च के साथ, ऑथेंटिक रिसर्च के साथ आपको लेकर के आएंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाता है, उसको लेकर के आएंगे और हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। सही फ्रेंड्स। और पेडागोजी इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन हिंदी में है इसके बाद हम लोग पेडागोजी भी करेंगे, हिंदी को भी पढ़ेंगे, यानी हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी देखते हुए पेडागोजी को देखते हुए हम लोग चलेंगे। सही है फ्रेंड्स। हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है वो हमें एग्जाम में आना चाहिए, उस तरह से हम लोग को तैयारी करना है। सही फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो में एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा, जो हमारे लिए प्रेरणा का एक सबब बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का